आपके एफए का सिलेबस एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर दूं थोड़ा सा, और आपको मार्क्स का वेटेज भी बता दें कि किस किस चैप्टर के कितने मार्क्स के पेपर्स एग्ज़ाम में आते हैं, और उसके हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। बट आपके चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रफली 2 और 3 वीक्स, क्योंकि अभी पिछले कुछ 4-5 साल से, बल्कि यूँ कहिए कोविड के बाद से 19 के बाद जो भी बेचेज आ रहे हैं 20, 21, 22, उनमें बैकग्राउंड का ये जो पास्ट आपकी जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं अकाउंटिंग के, उसको लेके कुछ इश्यूज आ रहे हैं। एंड दैट्स वाई अभी पिछले बेस से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि आपको 15 to 20 डेज़ का एक बेसिक कोर्स, यानी फंडामेंटल्स का अकाउंटिंग के बिल्कुल बेसिक 11th क्लास के, क्योंकि आगे सिलेबस में बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर आप लोग अभी फाउंडेशन से पास आउट होके आ तो गए, बट फाउंडेशन के ही चैप्टर्स की अभी मैं बात करूंगा ना, तो आप बोलेंगे सर वो इस ढंग से तो नहीं आता। लेट एग्जाम्पल कंसाइनमेंट अकाउंट्स पढ़ के आए आप लोग। अब यहाँ कंसाइनमेंट आपके दोबारा है, और वहाँ के कंसाइनमेंट और यहाँ के कंसाइनमेंट में डिफरेंस। अब यदि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के बेसिक ही प्रॉपर नहीं है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के डेफिनेशन से लेके कंसाइनर कंसाइनीज के रिलेशंस को लेके, फिर कंसाइनर की बुक्स में एंट्रीज और अकाउंटिंग प्रॉब्लम आती है, स्टॉक वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में प्रॉब्लम आती है, नॉर्मल एब्नॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट्स को लेके मुश्किल आती है। इसी तरह से बात करें जॉइंट वेंचर, पढ़ के आए हैं आप लोग। अब वहाँ के जॉइंट वेंचर और यहाँ के जॉइंट वेंचर में बहुत फ़र्क है। रीज़न इज़ ओनली वन कि वहाँ आपका शायद फाउंडेशन का पेपर टोटल ऑब्जेक्टिव था, अब यहाँ सब्जेक्टिव है। यहाँ 25 मार्क्स का जो पेपर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके अभी इसमें ओपन नहीं हो रहा, मैं कल लेके आ जाऊँगा पेन ड्राइव पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर का एफए को होगा, दैट इज़ ऑफ 25 मार्क्स। उसमें 10 मार्क्स के तो आते हैं एमसीक्यू, 5 मार्क्स के आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मार्क्स का आता है मैचिंग, आइटम मैचिंग यानी कंटेंट मैचिंग, और एक 5 मार्क्स का आता है ट्रू फॉल्स। ये 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूँ 25 में से 25 एक नंबर भी कट नहीं होता, इतना अच्छे से बेसिक, क्योंकि वो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बेस से उठा के। अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वहाँ से स्टार्ट होगी, अकाउंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके जितने कन्वेंशंस अकाउंटिंग के रीति रिवाज है, या फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, या अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन के बेसिक कंसिडरेशंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और वो क्वेश्चन स्टूडेंट गंवा बैठते हैं क्योंकि सर हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे। वो 25 मार्क्स का बोनस आता है पेपर, 25 आउट ऑफ 25 गारंटी देता हूँ मैं तो। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस में 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 5 करने होते हैं 75 मार्क्स के, और उनमें फिर आपके जो चैप्टर है उनमें से क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल के चांसेस बहुत कम रहते हैं, एफए के पेपर में 100% प्रैक्टिकल आता है। 80 प्लस का स्कोर स्टूडेंट अब तक करते आए हैं पास्ट बैचेज, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। अभी एमसीक्यू भी आते हैं लेकिन केवल 10 मार्क्स के, 10 नंबर के। अभी ये आपका पिछला बैच जो अभी कंप्लीट हुआ है दिसंबर वालों का, इन लोगों ने डे 1 को विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई संकोच नहीं करते हुए, कोई किसी तरह का लिहाज नहीं करते हुए साफ कह दिया था सर हमारे बेसिक्स बिल्कुल नहीं है, सर हमें न कंसाइनमेंट आता है न जॉइंट वेंचर आता है, इनफैक्ट फाइनल अकाउंट भी हमारे प्रॉपर नहीं है। फाइनल अकाउंट को छोड़ो, ट्रायल बैलेंस की नॉलेज भी हमें पूरी नहीं है। एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं, एक्रूड, अनअर्ड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, सर हमें ढंग से नहीं पढ़ाया गया, हमारी गलती नहीं है, हमारे स्कूल्स की प्रॉब्लम थी। हम लोग कोविड के, अब आप लोग शायद अभी 11th-12th पढ़ के आए हो, ये कोविड का दौर था पूरा। अब सीबीएसई में एक प्रॉब्लम ये है कि मार्क्स ऐसे लुटाते हैं कि उनको कोई परवाह नहीं है। 90+ मार्क्स के स्टूडेंट, अभी आपके अलावा एक बेस ले रहा हूँ दूसरा में सीए इंटर का, 90+, एक बच्चे के 99 मार्क्स है अकाउंट्स में 12th में, और उससे मैंने जनरल एंट्री पूछी उठा के, एक सिंपल सी जनरल एंट्री बता रहे हैं क्या होगी, सर मुझे नहीं आती। एक बच्ची उठ के बोलती है सर वो आपने अभी पार्टनरशिप का क्वेश्चन करा रहा था, सर वो ड्राइंग्स को पीएनएल अकाउंट में डेबिट क्यों नहीं किया, सर वो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में क्यों ले गए। अब ऐसे केस में अब क्या करें। प्रॉब्लम ये है कि उन बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जहां उनको पुश कर दिया गया और मार्क्स देकर आगे भेज दिया। उनकी मिसकंसेप्शन, उनकी गलतफहमी ये पैदा कर दी कि तुम तो 99 मार्क्स के स्टूडेंट हो, तुम्हारे जैसा तो है ही नहीं देश में कोई, और इस चक्कर में वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मारे जाते हैं। हमें उस चीज़ से दूर होना है, अपनी असलियत पहचाननी है, खुद को जानना है। सर मुझे नहीं आता, नहीं आता, आप बताओ। पहला ही दिन है, आज फर्स्ट डे है, मैं पहले बोल रहा हूँ, जहाँ किसी को भी बेसिक्स को लेके कोई डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स है, पहली बात तो मैं कोई गुंजाइश छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे मुझे लगे 2-3 वीक, कोई इशू नहीं है।
टाइम के हमारा कोई, उन बच्चों को मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने कहा टाइम को लेके कोई किसी तरह की शिकायत मत करना, जो टाइम लगेगा वो लगेगा, या तो क्वालिटी मैटर करेगी और या तुम्हारा कोर्स कंप्लीशन मैटर करेगी। बोला सर हमें कोई जल्दी नहीं, आप आराम से करो। आप उन बच्चों से एक बार किसी से भी, पूरे बैच में 199 स्टूडेंट है, उनमें से किसी एक बच्चे से पूछ लेना है कि सर ने कैसा पढ़ाया था, और उसी का रीजन है कि आज वो बचे हुए सब्जेक्ट्स के टॉपिक सर आप करा दो, सर प्लीज़ ये भी आप करा दो, सर कैश फ्लो भी आप करा दो, सर रेक्टिफिकेशन भी आप करा दो। क्यों भाई? सर वो हमारे अच्छे से किए हुए नहीं, सर वो अदर सब्जेक्ट्स में ढंग से नहीं हुए। प्रॉब्लम एक ही है, जहां हम ग्राउंड छोड़ देते हैं, बेसिक छोड़ के, और ऊपर की मंजिल बनाने की कोशिश करते हैं, फाउंडेशन कमज़ोर। हमें फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पहले, चाहे आपका जो टाइम लगे लगे, जल्दबाजी मत करना। पहली क्लास है, मैं फिर बोल देता हूँ, किसी तरह का कोई लिहाज करने की रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ स्टडी, कोई तरह का लिहाज करने की जरूरत नहीं है, और किसी को शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक बात पूछ रहा हूँ बाकी लोग हंसेंगे, गलत है। आपके जैसे कई जने उस बात को मन में दबा के बैठे होंगे, उनमें पूछने की हिम्मत नहीं होगी। बाय द वे आपके पूछने से हो सकता है उसका भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि इसने पूछ लिया, बढ़िया, मेरा भी हो गया। मैं भी बीच बीच में आप लोग से कुछ न कुछ नॉलेज के तौर पे आपसे पूछता रहूँगा, बताओ जरा किसी की नॉलेज में है, किसी को आता हो आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आता हो सर हमें नहीं पता, सर आप बताइए। हमें एक माहौल ऐसा रखना है क्लास का कि आप लोग ये फील करो कि हम लोग घर पे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, और कोई टीचर नहीं है हमारे सामने, हमारे एक दोस्त ही खड़े हैं जो हमें हर बात को शेयर कर रहे हैं। मैं डिस्टेंस किसी तरह का आप लोग से रखना नहीं चाहता हूँ, कम से कम स्टडी के रिलेशन। बाकी आपको लिहाज करना है, कोई रिस्पेक्ट करनी है, कोई तरह का डिस्टेंस रखना रखो, लेकिन पढ़ाई को लेके कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। आपके मन में कोई बात रह जाए तो टीचर का पढ़ाना बेकार है, जो है खुल के पूछो। और अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, आपको लगता है सर ये तो हुई किताबें, और मेरी आदत में है किताबों से हट से कई बार असली ज़िंदगी में ले जाऊंगा। देखो बुक्स में तो ऐसा होता है, ये सिखाया पढ़ाया जाता है, रियल लाइफ में ये होता है, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करना हमारा बनता है। हम लोग इतने टाइम से इस फील्ड में हैं, स्टडी फील्ड में है, प्रैक्टिस में है, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़ाए हैं और आज भी पढ़ा रहे हैं। हम कम से कम हर बात को शेयर करते हैं कि देखो अकाउंटिंग में तो ये हो रहा है, लेकिन टैक्सेशन डिपार्टमेंट, चाहे वो जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, उसके ये प्रोविजंस, यहाँ दोनों मेल नहीं खाते, यहाँ दोनों में डिस्प्यूट, और इसीलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है जो दोनों को मिलाता है। अकाउंटिंग में ये है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ये होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये होता है, ऑडिटिंग में ऐसा होता है। हमें ऑलराउंड नॉलेज चाहिए, हमें एक खाली बुकवाम बन के नहीं रहना है कि बस किताबी कीड़े हो गए, किताबों में जो लिखा है वो शर्मा थे, बाकी हमें दुनिया का पता ही नहीं। आप दोनों को बैलेंस करके चलोगे, जो बुक्स में है, कोर्स में है, वो हम बिल्कुल करेंगे, और जो उसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। अब आप 11th-12th में या बीकॉम में नहीं है, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री लेने जा रहे हैं, इंडिया की वेल रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की डिग्री है। इसके दम पे आपको आगे झंडे गाड़ने, बहुत अच्छी कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में जाके अपने आप को साबित करना है कि सर हम यूँ किताबें रट के नहीं आए, हमें हर बात की नॉलेज। कैंपस में जब इंटरव्यू फाइट करोगे, वॉक इन इंटरव्यू में जाओगे, आपसे बंदा कुछ भी पूछ बैठेगा, क्योंकि वो सामने इंटरव्यू वाले हजारों के इंटरव्यू ले चुके होते हैं, और वो कोई भी बात पूछ लेगा, आपने जो उसके मन में चल रहा होगा आपको रिप्लाई करना आना चाहिए, और वो तब होगा जब आप सराउंडिंग नॉलेज लेते चलेंगे। मेरा क्लास का ऑब्जेक्टिव केवल सिलेबस कंप्लीशन नहीं रहता है, बच्चे को इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देना कि भैया अब मेरा जैसा कोई नहीं है, अब आ जाओ लड़ लो मुझसे, कोई भी फील्ड में आ जाओ तुम, वो चाहिएगा। आप जो कोर्स कर रहे हो उस कोर्स की गरिमा, उस कोर्स का जो मर्यादा है वो ये है। और नॉट ओनली दिस, आपके सीएमए के साथ सीए का कोर्स है, सीएस का कोर्स है, एमबीए वगैरह है। अभी मैं करियर काउंसलिंग को लेके थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो उन बच्चों ने भी कहा सर एक बार, क्योंकि मैंने एक पीपीटी बना रखी है द वर्ड ऑफ कॉमर्स, और इसमें दुनिया जहाँ के कोर्सेज जो कॉमर्स के होते हैं, लोग कॉमर्स के स्ट्रीम को कमज़ोर समझते हैं, साइंस वाले ऊपर होते हैं, हम नीचे होते हैं, गलतफहमी दूर कर देते हैं उनके हम, कि ऐसे मजाक नहीं है, कॉमर्स में भी ऐसे लाइन लगा के कोर्सेज है और करोड़ों के पैकेज मिलते हैं, और वह हम एग्जाम्पल देते हैं बाय नेम, इस बच्चे से बात कर लेना कहाँ अभी जॉब कर रहा है और क्या उसका पैकेज, और कंपनी में क्या पोस्ट है उसकी, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट ये, फलाना ये, हर तरह के, और बच्चे के नाम देके कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, बात कर लेना, और या फेसबुक पे देख लेना उसका क्या स्टेटस है इस समय। केवल उन लोगों ने मेहनत करी। आप लोग अभी जिस एज ग्रुप में हैं, अभी 5-7 साल आपके अच्छे से कोर्सेज कवर करने के, अच्छी डिग्रियां लेने का टाइम है। अपने टाइम को बैलेंस करें, सोशलिज्म जरूरी है, समाज में रहते हैं हम, घर बार भी साथ में चलाने होते हैं, अपने फैमिली वर्क भी करने होते हैं, दोस्तों से यारी दोस्ती भी निभानी होती है, सब करो, कीप बैलेंस।
अपना करियर और अपने मौज मस्ती को एक दूसरे को दांव पे मत लगाओ। करियर भी अपनी जगह है, मौज मस्ती अपनी जगह है, अपना सोशल लाइफ कभी सेक्रीफाइस मत करो। हमने कभी बच्चों को ये नहीं कहा कि बस किताबों के पीछे लग जाओ और ज़िंदगी में सब छोड़ दो, ये नहीं। समाज में रहेंगे तो सब करना पड़ेगा। हम अपने घर वालों से भी दूर नहीं हो सकते, उनसे भी बने रहना, रिश्तेदारों से भी, दोस्तों से भी और पढ़ाई भी। करियर 4-5 साल 6 साल में आपने ढंग से बना लिया, अब आगे ज़िंदगी पड़ी है फिर और मौज मस्ती करने की। हमने अपने टाइम पे जो मेहनत कर ली थी, उसके बाद आज हमें कोई टेंशन नहीं है। अब आज हमारे जो भी जूनियर्स हैं या जो भी स्टूडेंट लोग हैं, उनको हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करके और उनको लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं। बेच में कोई तरह का न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। आप अपना डेकोरम बना के रखेंगे, डिग्निटी कोर्स, जो कोर्स आप कर रहे हो उस कोर्स के हिसाब से आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। किसी तरह की कोई भी न्यूसेंस बेच में होना सारे बेच को खराब करती है, नाम खराब करती है बेच का, कि साहब फलां बेच तो बेकार है। नहीं, आप मजाल है कोई आपको कह दें कि साहब हमारे बेच में कोई ऐसा बंदा है जो ऐसे न्यूसेंस करता है, यदि है तो उसको वहीं रोक। बाकी हम पढ़ेंगे, जो हंसी मजाक चलती रहेगी क्लास में, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा यूँ गर्मा गर्मी का माहौल होने में फिर पढ़ाई नहीं होती। जितना हम जोली मूड से पढ़ेंगे, हर बात को ढंग से समझेंगे, अच्छा रहेगा। मेरा भी दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा, ठंडा रहेगा तो अच्छा है। टीचर को यदि गुस्सा दिलाओगे, नुकसान बच्चों का होना है और हम ये कभी नहीं चाहते। अब हम एक बार आपके एफए का जो सिलेबस है और सिलेबस की जो कंटेंट है वो एक बार मैं आपको नोट करा दूं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। फिर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे वो अपनी चॉइस पे होगा। आप कहोगे तो मैं पार्टनरशिप से भी स्टार्ट कर दूंगा, आप बोलोगे तो मैं ब्रांच डिपार्टमेंट से भी शुरू कर दूंगा, इंश्योरेंस क्लेम भी ले लूंगा। बट ये 15-20 लेक्चर आपके बेसिक्स के ख़त्म करने के बाद, और ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे पिछले बेच से, क्योंकि इसके पहले जो 3-4 बेच गए थे 90s और 20s के और या 21 के, उन सारे बेचेज में बच्चों के चलते कोर्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती थी। सर आप इतना हाई लेवल पे जा रहे हो, सर इतना डिटेल में जा रहे हो, हमें तो पता ही नहीं, सर हमें किसी ने नहीं बताया आज तक, सर हमें तो पता ही नहीं इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री क्यों होती है, सर ये एक्यूरल सिस्टम केस सिस्टम से कन्वर्जन कैसे होता है, 2 वे ट्रैफिक कैसे मैनेज करते हैं, सर ये एनपीओ का हमें तो बैकग्राउंड ही मालूम नहीं है, एनपीओज क्या होते हैं। ऐसी कुछ बातें हमने इस पिछले बेच में जड़ से ही ख़त्म कर दी और इतना डिटेल में गए हम लोग। हर बात बच्चों ने पूछी, हर बात हमने बताई। और मैं तो आप ही से कहूँगा, आपको कभी लगे कि सर ये भी एक बार आप बता दो, ये भी एक करा दो, सर लिखवा दो, सर बोर्ड पे समझा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ लेक्चर काउंट करके नहीं पढ़ाते, हम कोई परावर बेसिस के ऊपर कोई टीचर्स नहीं है, हम आपस में पार्टनर्स हैं। आज सचिन है चाहे मैं हूँ, वो मेरे वहाँ क्लास ले रहा है, अभी मैं उसका, हम आपस में एक दूसरे की क्लासेस शेयर करते हैं। हमारा कोई आवर्स का सिस्टम नहीं है बाकी इंस्टीट्यूट की तरह। 500-400 रुपये पर आवर टीचर को देते हैं, बांध देते हैं, 80 लेक्चर में कोर्स खत्म करना है, 60 लेक्चर में कोर्स करना है। एक्स्ट्रा लोगे हम पैसे नहीं देंगे, पेनल्टी लगाएंगे, हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है। हम लोग फ्रीलांसर है, अपना सब्जेक्ट अपने हाथ में लिया तो जिम्मेदारी निभा के कोर्स कराते हैं। और एक भी बच्चा यदि डिससेटिस्फाइड है तो उसमें कमी हमारी है फिर, कि वो ये कल को कह दें साहब मेरे फलां सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, वो टीचर की गलती है। तो आप लोग अच्छे से रहना, टच में रहना, हर बात पूछना आपका हक बनता है। कहीं कोई बात मन में दबाने की जरूरत नहीं है, खुल के आराम से बात करो। स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी रिलेटेड बात, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यदि कोई क्लास खत्म हो गई, सर अब ये बता दो, सर कोर्स में तो नहीं लेकिन ये भी टैक्सेशन में, ये आपके बाकी और क्या क्या नॉलेज आपको है सब करेंगे, हमें बताने में कोई एतराज़ नहीं है। और जितनी हमारी नॉलेज है उतनी हम शेयर करेंगे। अभी आप पहले सिलेबस लिखिए एफए का, जो पेपर 5 है आपका, सचिन सर ने, अब सचिन सर मैं अभी क्लास में बोलूँगा, वैसे तो मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है, बताया होगा उन्होंने कुछ। देखिए सिंसियरिटी बोलती है, उस बंदे ने जिस लेवल पे मेहनत करी है, चाहे हमसे सीखा हो चाहे अपने लेवल पे, बट आज वो अपना सिंसियरिटी और यूँ कहिए डिग्निटी मेंटेन करता है। मैं अभी आपको बता दूं अपना इंट्रोडक्शन के तौर पे, उन्होंने तो बताया होगा, ठेठ गांव से आया हुआ बंदा हूं मैं, तो प्राउड के साथ बोलता हूं। ठेठ गांव से मतलब जो झोंपड़ियां गांव में जो चांद छप्पर होते हैं, ऐसे गांव से आया हूं। 1,500-2 हज़ार की पॉपुलेशन नहीं है आज भी, और ठेठ गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, जहाँ नीचे मिट्टी में बैठ के पढ़ते थे और एक लकड़ी का बोर्ड जो स्टैंड पे टका रहता था पेड़ के नीचे, ऐसे पढ़े। ये हमारा बेसिक बैकग्राउंड है।
शहर में आए थे 11वीं क्लास 11th क्लास में जयपुर में 1983 में। और यहाँ आती है लोगों ने जिस तरह का हमारा चाल डाल था, रहन सहन था, कपड़े पहनना, चप्पल पहनना, लोग यहाँ के स्टूडेंट जो शहर के जो पैसे वाले अरबपति करोड़पति गावड़े गावड़े गावड़िया बोल के बुलाते थे, और आज उल्टा सीन है। आज वो अपने बेचे लेके आते हैं, सर इसका भी भला कर दो, इसका भी करियर बना दो। मैंने कहा वो गावड़े आज भूल गए तुम? बोला सर वो हमारी गलती थी। ये एक बात बता रहा हूँ आपको, अपनी खुद पे आप बीती बोल रहा हूँ आपसे। अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो। आज जिन लोगों ने दुनिया में बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं ना, वो भी किसी गांव से या किसी गरीब परिवार से उठे हुए होते हैं, लेकिन वो साबित करते हैं दुनिया में कि हम आए हैं और हम कुछ करके दिखाएंगे। मैंने अपना ग्रेजुएशन यहाँ पहले 11th क्लास कंप्लीट करी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करा दिया। बहुत प्रॉब्लम आई थी क्योंकि गाँव से हिंदी मीडियम से थे। मीडियम को लेके भी कुछ बच्चों के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मन ही मन में एक हीन भावना बन जाती है, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, ये इंग्लिश वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई लैंग्वेज सीखने में मुश्किल नहीं होती। कभी हम लोग हिंदी मीडियम के थे, बाद में 11th क्लास पास करी, जैसे तैसे अच्छे परसेंटेज आए, 72.5% आए थे उस समय, और मेरिट से 4 नंबर कम बचे थे राजस्थान बोर्ड। हमारे टाइम पे 11th बोर्ड होती थी, 12th होती नहीं थी। 11th के बाद सीधा हम लोग कॉलेज में आ गए। कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करी। घर से पैदल आना पैदल जाना, साइकिल तो बहुत दूर की बात, जेब में 25 पैसे नहीं होते थे टेम्पो में बैठने के, और पैदल आए। 3 साल तक पढ़े, पेड़ के नीचे बैठ बैठ के पढ़ाई करी महावीर गार्डन में, क्योंकि घर पे लाइट नहीं थी, चिमनी में या लालटेन में पढ़ना पड़ता था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, एक कमरा था, उस कमरे में पूरे परिवार के लोग वहीं खाना और वहीं सोना। दैट वॉज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स, दैट वॉज लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स। बट उसने हमें सिखाया कि जहाँ लिमिटेशन होती है ना, जहाँ कोई चीज़ की कमी होती है, वहाँ आदमी कुछ पाने की कोशिश करता है। और इसलिए ढंग से पढ़ाई करी, बीकॉम कंप्लीट किया फर्स्ट डिवीजन के साथ, सीए के कोर्स में एंट्री ली, धड़ल्ले सारे एक एक ग्रुप फटाफट निकाल के बताया। उसी समय कोचिंग शुरू करी क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। 1988 की बात कर रहा हूँ, 88 में ग्रेजुएशन किया था मैंने। 88 मिड में 17.5 ईयर का था मैं, 17.5 साल का, उस समय ग्रेजुएशन हो गया। 6 महीने घर बैठे रहे क्योंकि सीए में कोर्स में 18 साल पहले एंट्री नहीं होती थी। 18वां बर्थडे आया, अगले दिन फॉर्म भरा नेक्स्ट डे, क्योंकि उस समय रूल था। आजकल तो बच्चे 12th के बाद सीए में आ जाते हैं, हम लोग ग्रेजुएट हो गए तो भी एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि 18 ईयर कंप्लीट नहीं हुए थे, 17 ईयर प्लस। अब आप सोच रहे होंगे सर 17 साल प्लस में ग्रेजुएशन कैसे हो गई? हमारे टाइम पे आपके केजी वेजी नहीं होते थे। गांव की स्कूल में 1st 2nd 3rd 4th 5 6 पौने 3 साल का एडमिशन लिया था, पौने आपके 10 साल और जोड़ लो, पौने 13 साल में 10th कंप्लीट, पौने 14 साल में 11th कंप्लीट, पौने 17 साल में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट। और इसके बाद में बैठे रहे, एडमिशन लिया, सीए के कोर्स चालू करते ही कोचिंग चालू कर दी थी। 11th क्लास से कोचिंग स्टार्ट करी थी, 11वीं 12वीं को बच्चा पढ़ा रहा, फर्स्ट ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर, धीरे धीरे माहौल बन गया। सीए और सीएमए और ये जो भी अब सीएमए पहले आईएसडब्ल्यू होता था, और सीएस, इनके कोर्स शुरू किए, एमबीए तक के बच्चों को पढ़ाया। सीए कंप्लीट करके लॉ कंप्लीट करी, एलएलबी का कोर्स किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से गोल्ड मेडलिस्ट एमबीए फाइनेंस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अपने आप को कभी कम नहीं समझे। अपना जो टारगेट है, अपने जो एम्बिशंस है, अपनी आकांक्षाएं, उनको दबाए नहीं। यहाँ आए हैं ज़िंदगी में तो कुछ करके जाओ, ऐसा कुछ करके जाओ जो बाकी लोग नहीं करते होंगे। मैं केवल इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने आप को, और तब से आज तक पढ़ा रहे। इतने साल हो गए, पता नहीं कितने बेचेज और कितने कोर्सेज और कितने स्टूडेंट निकाल दिए, और कितने लोग कहाँ कहाँ सेटल्ड। आज टीचर्स डे होता है, चाहे गुरु पूर्णिमा होती है, इतने मैसेजेज आते हैं कि आज तक मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, केवल इसलिए कि उन बच्चों ने अपने टाइम पे जो मेहनत करी उसका कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन हमारा मानते हैं, वो अप्रिसिएट करते हैं। सर आपने मेरी लाइफ बना दी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पैसे लेके पढ़ाया था, फोकट में नहीं पढ़ाया था। हाँ, फ्री में पढ़ाया उन बच्चों को जिनके पास रिसोर्स नहीं है, क्योंकि हम गरीबी से गुजरे थे। किसी बच्चे ने कह दिया सर मेरे ये ले लो, ठीक है मैं आगे नहीं दे पाऊँगा, ठीक है भैया। कोई बच्चे ने सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे तो पिताजी ठेला लगाते हैं सब्जी का, तू आले पढ़ ले, जब पढ़ जाएगा तो मार्कशीट बता देना, बच्चों को एग्जाम्पल दूंगा, देखो साहब ये सीए है और इसके फादर सब्जी का ठेला लगाते। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल। किसी को दिल दुखा के फीस नहीं लिए, इसलिए बच्चे आज मानते हैं। आपके यदि कोई जानकार, कोई सीनियर, कोई फैमिली मेम्बर, कभी पूछना उनसे आप कि वो कौन थे और क्या पढ़ाते थे, यदि कोई बताएंगे आपको वो, यदि पढ़े हुए होंगे तो। नॉट ओनली राजस्थान, एमपी, यूपी, हरियाणा, पंजाब, 5 स्टेट के बच्चे, मोर देन लाख, 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट पढ़ा दिया आज तक। लेकिन सेटिस्फैक्शन टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। दिल में जब तक संतुष्टि नहीं है कि बच्चे को कुछ ज्ञान दिया, जब तक छोड़ते नहीं है, चाहे कोई सा भी बीज हो, सीएमए का हो, चाहे सीए का हो, चाहे एमबीए का हो।
और बच्चों ने भी पूरा रिस्पेक्ट दिया आज तक कि सर आपका थोड़ा लेवल अलग है, बाकी जो लोग कॉमर्शियली पढ़ाते हैं उनका लेवल अलग, हम लोग कॉमर्शलाइज नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। कोई तरह की किसी को दिक्कत हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, प्लीज़ लेट मी नो कि सर मेरी ये दिक्कत है, मेरी चाहे वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे फंडिंग की, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम हो, बोलिए ज़रूर उसे, छुपाए नहीं उस बात। पर्सनल प्रॉब्लम किसी के हो तो बोलिए, हमें कहीं किसी की मदद करने में कोई संकोच नहीं है। होता है, सबका दौर आता है लाइफ में, पता नहीं कौन किस दौर से गुजर रहे होते हैं। अभी कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया लोगों को कि हम कुछ नहीं है, मालूम नहीं पड़ता आदमी को जाते कितने लोग किस तरह से चले गए। इसलिए एक दूसरे की हेल्प करने में कोई गलत नहीं है और यही पुण्य काम आता है आगे। चलिए लिखिए अब पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और आप एक साइड में ये टेबल टाइप बना लें, इधर लिख दें एक्सपेक्टेड मार्क्स, 3 कॉलम बना लें। चैप्टर नंबर आपके मॉड्यूल में है स्टडी नोट नंबर, चैप्टर नंबर ए के बाद चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, एंड इधर लास्ट में एक्सपेक्टेड मार्क्स। एक्सपेक्टेड मार्क्स और ये आपके एफए की एक इंडेक्स बना लें। इंडेक्स बना लें। विजिबिलिटी इशू तो नहीं है कोई, दिख रहा है? ये थोड़ा लाइट ज़्यादा है ना, मैंने कहा कहीं फोकस आ रहा हो इस पर। चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें। नंबर 1 बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग कोई भी स्टूडेंट जब स्टडी स्टार्ट करता है 11th क्लास से, 11वीं क्लास, तब से उसको बेसिक फंडामेंटल्स बताए सिखाए जाते हैं। बट 11th क्लास के बच्चे का थॉट लेवल, उसका समझने का लेवल, उसकी ग्रेस्पिंग लेवल इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। टीचर्स थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की बातें बता के छोड़ देते, बहुत सारी बातें वो बता नहीं पाते। कोर्स में भी नहीं होती क्योंकि इतनी डिटेल में बेसिक फंडामेंटल में काम भी नहीं आते। अब लेकिन हम उस लेवल पे नहीं है, हमें अकाउंटिंग के हर धागे को खोलना है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको सिखाऊंगा। कैपिटल्स की कॉन्सेप्ट्स क्या होती है वो हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, गोइंग कंसर्न नॉट गोइंग कंसर्न क्या है, सब चीज़ बताएंगे आपको। आगे पीछे कहीं ना कहीं काम आएगी, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपके सिलेबस में है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय द वे एफए में तो 5 ही है, आपके एडवांस्ड में भी है। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियस एंड IFRS, कभी सुना IFRS? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अभी चैप्टर आएगा लास्ट में, तब बात करूंगा। हमें यहाँ कोई चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना है। आप लोग फाइनल में जाने वाले हो कल को, वहाँ आएगा CFR, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये सब्जेक्ट है, इसी का रिप्लेसमेंट, इसी का एडवांस वर्जन है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वहाँ सारी अकाउंटिंग वर्ल्ड वाइड, दुनिया जहाँ में अकाउंटिंग के रिसेंट ट्रेंड्स क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, उस पर आएगा वो सब्जेक्ट। तो उसके हिसाब से अभी से आपको अपने आप को मजबूत करके चलना है कि सर हमें AS की नॉलेज है, इंडियस की ठीक ठाक नॉलेज आपने दे दी। अब फाइनल में देखेंगे इंडियस और IFRS से कैसे झगड़ते हैं। CFR पूरा IFRS बेस्ड और इंडियस बेस्ड है। अब वो क्या है अभी हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। ये जो चैप्टर है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें आपके अकाउंटिंग का इनिशियल इंट्रोडक्शन। आप में से शायद किसी को ध्यान हो, दुनिया में डबल एंट्री सिस्टम के पहले कौन सा सिस्टम होता था? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा क्या होता था जिसके कारण से उसको रिप्लेस करना पड़ा और उसकी जगह डबल एंट्री सिस्टम को आना पड़ा? ऐसी क्या कमी थी सिंगल एंट्री सिस्टम? कोशिश करो, मैंने कहा था ना चुप नहीं बैठना है, जो मर्जी आए वो बोलो, आप खुलोगे उस बहाने। सिंगल एंट्री सिस्टम, आप नाम से देखो सिंगल एंट्री सिस्टम। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उस ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, है ना, डेबिट और क्रेडिट। सिंगल एंट्री सिस्टम में था ही। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या था पता है? आज घर पे लेडीज को
घर का खर्चे का जिम्मा दिया जाता है उनके जो भी फैमिली में जो फाइनेंस के मेंबर है, हस्बैंड ने वाइफ के कह दिया ये 20,000 रुपये महीना है, अब इसमें तुम्हें घर चलाना है। अब वो अपने हिसाब से डेली जो खर्चे है, आज दूध वाले को दिए, आज ये जमा कराया, आज बच्चे की फीस जमा कराई, आज ये हुआ, आज पेट्रोल डीजल के दिए, पूरे महीने का हिसाब रखना डायरी में, पूरे साल भर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपनी डायरी, अपनी कॉपी, अपना रजिस्टर मेंटेन करना और फिर हिसाब देने को, देखो जी महीने में इतने खर्च हो गए। ये सिंगल एंट्री सिस्टम था। आपके एक चैप्टर कोर्स में जो मैं थोड़ा बाद में लूँगा, चैप्टर नंबर 5, अकाउंट्स फॉर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग डेटा 100% रिकॉर्ड नहीं होते थे, पार्शियल डेटा रिकॉर्डिंग होती थी, पार्शियल नहीं होती थी। एंड ऑफ द ईयर कोई ट्रायल बैलेंस नहीं, कोई बैलेंस शीट नहीं, कोई P&L नहीं, कोई ट्रेडिंग नहीं, कुछ अता पता नहीं, खाली आड़े तिरछे तरीके से हिसाब निकालना। साल भर में ये माल बेचा, टोटल लगाओ, साल भर में खर्चे किए, घटाओ, हमने इतना कमा लिया। आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है पता नहीं, हमारा जीपी कितना है मालूम नहीं, हमारा नेट प्रॉफिट कितना मालूम नहीं, बस भगवान भरोसे चल रहे हैं। ये सिंगल एंट्री सिस्टम था जो आज भी इंडिया जैसे देश में अभी भी मौजूद है। आप सोचो ये छोटे दुकानदार, थड़ी ठेले वाले, पान की दुकान वाले, क्या ये डबल एंट्री बुक्स रखते होंगे? ये बेचारे अपनी डायरी रजिस्टर, आप लोग खाने पीने को जाते हैं तो वो जो कुछ कई बार देखते हो लिखता रहता बेचारा, और वो डायरी लेके फिर वापस ड्रॉर में डाल देते। बिल्कुल मेडिकल वाले, छोटी दुकान, जो छोटे किराने की दुकान वाले, गांव में यदि आप लोग कोई कभी गए करें हो देखा हो तो ये जितनी गांव में बाजार में परचूनी की दुकानें होती हैं, देखो कैसे हिसाब रखते हैं, एक लकड़ी के पुट्टे पे पन्ने लगा के रखते हैं और उनमें लिखते रहते हैं। वो सिंगल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम को आना पड़ा। अब डबल एंट्री सिस्टम का ओरिजिन, डबल एंट्री सिस्टम की उत्पत्ति कब और कहां हुई और कौन से ईयर में हुई, किसी की नॉलेज में है? आपके न्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये बस यही तो आते हैं एमसीक्यू में। डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत दुनिया में कब, कहां और किस देश में हुई, कौन से ईयर में हुई और किसने दिया डबल एंट्री सिस्टम? ये तोहफा लुका पेसियोली। यस, वेरी गुड, ही वाज द लुका पेसियोली। इटली बॉर्न। इटली में एक जगह है वेनिस, जहाँ पे पानी में भरा हुआ, पूरा पानी में शहर है, घर भी एक दूसरे के घर भी बोट से जाते हैं लोग, नाव से। वहाँ वेनिस करके एक जगह है, वहाँ का बॉर्न था बंदा लुका पेसियोली, और उसने दुनिया को 1494, आज 525 से ऊपर साल हो गए, 5.25 सेंचुरी बीत चुकी है, तब का है डबल एंट्री सिस्टम, 1494। और तब से आज तक डबल एंट्री सिस्टम का तोड़ नहीं आया कोई, डबल एंट्री का ट्रिपल एंट्री नहीं आया आज तक, वही डबल एंट्री चला, जिंदगी में आएगा नहीं कभी, चाहे सदियां बीत जाएगी, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम इतना फुल प्रूफ है, इतना टेस्टेड है कि उसमें कोई गलती निकाल के बता दें। बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, आपका सारा डबल एंट्री सिस्टम मैथ्स पे बेस्ड है। कभी सुनाओ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, टोटल असेट ऑफ एनी बिजनेस माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल और इक्विटी, दैट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। आपकी जो बैलेंस शीट बनती है ना, ये तराजू है, उसका नाम हिंदी में पढ़ो कभी, तुलन पत्र, तुलनात्मक, आपकी असेट और लायबिलिटी का कंपैरिजन, दोनों का बराबर बैलेंस। बैलेंस शीट को कोई इम्बैलेंस करके बता दें, बैलेंस शीट है वो आपकी असेट और लायबिलिटी की वो सीट है जो बैलेंस रहती है, क्योंकि इक्वेशन पे टिकी है। LHS टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, एग्जैक्ट बैलेंस रहती है। जितना वजन बैलेंस शीट में एक तरफ से निकालोगे ना, उतना वजन या तो लायबिलिटी से भी निकलेगा और या उतना वजन वापस आ जाएगा। आप यदि संडी डेटर से अमाउंट रिसीव करते हो, संडी डेटर्स आपके 2 लाख के हैं, 50,000 का चेक आ गया, कैश आ गया, अब बैलेंस शीट में सोचो क्या फर्क पड़ता है उसका? संडी डेटर उतने कम होंगे तो उतने कैश। आपकी बैलेंस शीट को इम्बैलेंस करके दिखा दे कोई, जितना ग्राम वजन किधर से निकालोगे ना, उतना ग्राम वजन या तो वापस आ जाएगा या उधर से भी निकलेगा। संडी क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे, क्या होगा? कैश बैलेंस उतना गया तो उतने क्रेडिटर, बैलेंस शीट बैलेंस ही रहेगी, इम्बैलेंस नहीं हो सकती। ये डबल एंट्री सिस्टम की खूबी है, मैथ्स पे टिकी है। लुका पेसियोली मैथमेटिक्स का बंदा था और उसने अपने मैथ्स को अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर दिया, DRCR का नाम दे दिया। DR, that is your resources of earning, your all the assets are resources of earning, and CR is funding of that resources. क्रेडिट क्या है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड, और असेट साइड डेबिट। डेबिट में सारी संपत्तियां आपके पास में कमाने के लिए हैं, आई कहां से? लायबिलिटी से फंडिंग हुई, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, आपके बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स, और रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स। ये सारा आप ही का रिसोर्स है, आप ही का फंडिंग है, और वो काम आ रहा है असेट्स में, दैट्स डेबिट एंड क्रेडिट। बैलेंस शीट एक इकलौती ऐसी है अकाउंटेंसी में जिसमें लेफ्ट को CR और राइट को DR,
वरना आप इतने अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, P&L बनाते हो, डेबिट किधर और क्रेडिट किधर? योर लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट. डेबिट आर एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट आर इनकम्स. बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड को लायबिलिटी और राइट हैंड को असेट, CR एंड DR. एक बैलेंस शीट सबसे अजूबा है, उल्टी है सबसे. रीजन इज कंजर्वेटिज्म. नाम सुना कभी कंजर्वेटिज्म? नेगेटिव सोच, पेसिमिस्टिक अप्रोच, निराशावादी धारणा. अकाउंटिंग में एक अकाउंटेंट को नेगेटिविटी से भर के रखा हुआ है. भैया बहुत ज्यादा पॉजिटिव मत रहे, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आशावादी मत बन, संभल के चल. ठोकरें लगेगी, गिरेगा, ऊपर देख के मत चल, नीचे देख के चल. और उम्मीद कर जगह जगह गड्ढे आएंगे, उम्मीद कर तेरे बहुत लोग ठोकरें मारेंगे. नेगेटिव होके चल, संभल के चल और मजबूत होके चल. कभी भी एंटीसिपेटेड इनकम, संभावित इनकम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड मत कर. कमाए तब बात करना, लेकिन संभावित खर्चे, एक्सपेक्टेड लॉसेज, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस का प्रोविजन बना के चल. सुना कभी? दैट्स ए कंजर्वेटिज्म, दैट्स ए प्रूडेंस. ये ऐसी टेक्निकल टर्म्स है जिनके पीछे अकाउंटिंग की नींव लगी हुई है. और इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर व्हाटएवर, पहले खर्चे की बात कर, इनकम बाद में देख. पहले डेबिट में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में इनकम. लायबिलिटी पहले, असेट बाद में. लायबिलिटी पहले लेफ्ट को, असेट साइड में. ये कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस के एग्जाम्पल है, लेकिन इतना डिटेल में जानते नहीं है लोग. अकाउंटिंग कैसे बनी, कैसे सिस्टम डेवलप हुआ, ये बातें जानना अब जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अब आपके जो 25 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आएगा वो इन चीज़ों से ही बन जाएगा. पढ़ते 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 आपका हो जाएगा कोर्स, और अब आप उठा लेना कोई भी क्वेश्चन, सर ये आपने बता दिया था एक दिन क्लास, लेकिन सर बुक्स में लिखा हुआ नहीं है कहीं. खैर, ये जो पहला चैप्टर है इसमें आपके डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक्स, अकाउंटिंग के कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अकाउंटिंग में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सुना है कभी? कैपिटल एक्सपेंस वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट्स, सुना है? वो इसी में यस सर. इसी में है. छोटे छोटे टॉपिक्स है इसमें, और ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है. वो टॉपिक्स में डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा. उस टॉपिक में आपके और भी करीब 5-6 यूनिट है इसके अंदर, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरह से. अभी हम उनकी एक एक की डिटेल में नहीं जा रहे. मैंने खाली चैप्टर का नाम लिख दिया, बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग. एग्जामिनेशन में यदि हम न्यू टाइप की बात करें, आपके MCQs और बाकी सब की बात करें, तो करीब करीब इस चैप्टर से आपके 5 to 10 मार्क्स, क्योंकि इसी चैप्टर में आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकंसिलिएशन, डेप्रिसिएशन, इसी में कवर्ड है सब. अब आपके एग्जाम में कोई BRS का, बैंक रिकंसिलिएशन का अलग से क्वेश्चन नहीं आना है. किसी बड़े चलते क्वेश्चन में वर्किंग नोट में BRS बनाना पड़ जाएगा. किसी भी चलते क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन का रोल आ जाएगा. आप पार्टनरशिप करोगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह जब बढ़ोगे, बीच बीच में क्वेश्चन गलतियां फेंकता रहेगा. नया पार्टनर आया, उससे पहले फर्म में ये गलती चल रही है, ये पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, ये गलती चले. गलतियां सुधारना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अकाउंटिंग के स्टूडेंट का बेसिक्स कहलाता है, फंडामेंटल है वो. आपने रेक्टिफिकेशन 2 बार पढ़ लिया होगा अब तक, पहले 11th में आया होगा और अभी फाउंडेशन में भी रहा होगा. उसके बावजूद सर रेक्टिफिकेशन नहीं आता अभी, सर बहुत डर लगता है, सर वो जब पढ़ते हैं हमारे तो समझ भी नहीं आता गलती क्या हुई. ये प्रॉब्लम सबकी है, हमारी भी थी. और 2 चैप्टर के बारे में बच्चों को मैं वार्न करता हूं, कभी भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और BRS, इन दोनों में कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. आज हम लोग भी BRS को लेके और रेक्टिफिकेशन को लेके और कॉन्फिडेंट नहीं है. कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है, इतना ही कहते हैं भाई देख अभी कोशिश करते हैं, देख करा देंगे अभी. ये नहीं कहते कि ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मैं कर दूंगा. सवाल ही नहीं, गलतफहमी है तुम्हारे. इन दोनों चैप्टर का कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है, समंदर है दोनों. जितने गोते लगाओ उतना कम है. इसलिए BRS और रेक्टिफिकेशन भी आपको मजबूत करना पड़ेगा. कोशिश करूंगा जहां जहां जरूरत पड़ेगी, या तो BRS इसका रेक्टिफिकेशन का अलग से चैप्टर ही करा दूंगा, जैसे इस पिछले बैच के बच्चों ने कल ही बोला है, सर आपने सारा कोर्स करा दिया, सर प्लीज रेक्टिफिकेशन का भी एक बार या तो पहले के लेक्चर डाल दो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो, और या आप चाहो तो करा दो. अभी इवनिंग में उनकी शाम को 6:15 से 8 बजे क्लास ले रहा हूँ एक्स्ट्रा, जिसमें जो वो चाहेंगे करवाऊंगा. हम लोग टाइम देने में कभी पीछे नहीं हटते, हमें कोई परवाह नहीं है. बच्चे का सेटिस्फेक्शन होगा तो आगे वो 50 जनों को और बोलेगा, और एक नेगेटिव होगा वो कईयों को बिगाड़ेगा आगे.
नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, पॉजिटिविटी में टाइम लगता है। अभी आपका ये पहला चैप्टर जिसका मार्क्स का एक्सपेक्टेशन बोल रहा हूं मैं, इट्स नॉट गारंटीड, इट्स 5 to 10 मार्क्स ऑन एन एवरेज। आप जितने भी पेपर देखोगे, आपके पेपर जहां से 16 से सिलेबस चेंज हुआ था और 16 से 2022 जो अभी पेपर होने वाला है इन लोगों का, वहां तक के पेपर हम लोग लास्ट में एंड में जब कोर्स हो जाएगा तब आपको बताएंगे, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते। और यदि बीच में कभी जरूरत पड़ी तो ये स्क्रीन पे खोल के और या फिर स्कैनर वगैरह जो है वो भी आपके में वैसे तो होगी आपके पास, मैं अपनी तरफ से भेज दूंगा। नहीं, स्कैनर मींस पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस, प्राइवेट पब्लिकेशन। चलिए सेकंड, नंबर 2, मिसलेनियस अकाउंटिंग। मिसलेनियस अकाउंटिंग बुक है किसी के पास एफए की? नहीं, मेरे मोबाइल पे चैप्टर नंबर्स हैं, हाँ दे दो, खाली इंडेक्स देखनी है मुझे, चैप्टर का नाम ऊपर नीचे हो जाएगा नहीं तो। लिखे मिसलेनियस अकाउंटिंग ऑफ स्पेशल transactions। मिसलेनियस अकाउंटिंग ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शंस। आप लोग ने कभी पास्ट में इंश्योरेंस क्लेम नाम का कोई शब्द सुना? इंश्योरेंस क्लेम। आज देखो जितने बिजनेसमैन, ये बड़े बड़े शोरूम है रोड पे और शहर में और दुनिया में, उनका इंश्योरेंस होता ही होगा। किस बात से? एक्सीडेंटल फायर, किसी भी टाइप के राइट्स, दंगे फसाद, फ्लड, अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक प्रकोप, कभी भी साइक्लोन आ जाए, कभी भी बाढ़ आ जाए, कभी भी आग लग जाए, इंश्योरेंस क्लेम यदि किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी तो कितना मिलेगा, क्लेम की कैलकुलेशन की प्रोसेस क्या होती है, वो इसमें एक चैप्टर होगा आपका। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, वो आपके इसमें कोर्स में, वहाँ कोर्स में ढंग से नहीं था, यहाँ अच्छे से। जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग वो आपके इसमें सिलेबस में है। और एक टॉपिक आपका और है इसके अंदर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब आप कहोगे साहब बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो 11th में पढ़ा था, फाउंडेशन में था क्या वापस, है ना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी कई बच्चे कंफ्यूज से होते रहते हैं, डर सा लगा रहता है। अकोमोडेशन बिल आते ही तो फ्यूज उड़ जाता है, सर ये अकोमोडेशन बिल तो समझ में नहीं आता सर। एक बंदे ने दूसरे बंदे पे बिल लिखा, कोई माल वाल बेचा ही नहीं था, बस एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प के लिए, फिर वो डिस्काउंट दोनों ने शेयर किया, फिर उसने उस पर एक बिल लिख दिया, फिर वो डिस्काउंटिंग करा लिया। सर ऐसा जंजाल फंसता हमारे तो समझ में नहीं आता। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सर ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल, सर इसके फंडामेंटल्स प्लस नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग चार्जेज। सर कुछ नहीं है, एंट्रियाँ तो रटी हुई है सर, लेकिन समझ में नहीं आती। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके थोरोली काम में आता है। फाइनल अकाउंट में भी आएगा, इनकम्प्लीट में भी आएगा, एनपीओ में भी, एनपीओ में तो नहीं आ सकता बट बाकी चैप्टर्स के अंदर, इंक्लूडिंग पार्टनरशिप। कभी आप देखते हैं बैलेंस शीट में बीआर और बीपी दोनों साइड में लिखे हुए रहते हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये चैप्टर। अब कुल मिला के चैप्टर नंबर 2 में आपके 4 टॉपिक्स, 1 इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 2nd इज जॉइंट वेंचर, 3rd इज कंसाइनमेंट, 4th इज इंश्योरेंस क्लेम्स। ये 4 चैप्टर का मिला के टॉपिक है, नाम दिया मिसलेनियस अकाउंटिंग ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शंस। और इसका एग्जामिनेशन वेटेज करीब 10 to 15 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। चैप्टर नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। अब आपके कोर्स में दोनों हैं,
प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो अभी इसका अगला चैप्टर है। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस दो तरह के होते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग। अभी आपके जितनी शॉप्स मार्केट में खुली हुई है, ये सब लोग क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? ये लोग रेडीमेड गुड्स कंपनियों का लाते हैं, फुटवेयर है, शूटिंग शर्टिंग है, या कोई कॉस्मेटिक्स है, या आपके ग्रोसरी आइटम है, और बेच रहे हैं और कमा रहे हैं। इनका रिटेल मार्जिन ये अर्न कर रहे हैं। ये किसी होलसेलर से, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से माल उठाते हैं और आगे बेचते हैं, और आगे हम लोग कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट कोई भी हो सकता है। देयर इज ए प्रोप्राइटरी फर्म, देयर इज ए पार्टनरशिप फर्म, देयर इज एलएलपी, एलएलपी सुना होगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, है ना। और चौथा कॉर्पोरेट्स यानी कंपनीज, जॉइंट स्टॉक प्राइवेट पब्लिक कंपनीज। ये कोई भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। बाय द वे, अभी आपके एफए के कोर्स में केवल ये जो चैप्टर है ये प्रोप्राइटरी फर्म्स को कवर करेगी। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, एकांकी व्यापारी, सोल ट्रेडर, ये जो जितने लोग अपनी प्रोप्राइटरी फर्म्स लेके बैठे, अपने अकेलेपन में बिजनेस कर रहे हैं, न कोई पार्टनर है, न कोई एलएलपी है, न कोई कंपनी है, ये फाइनल अकाउंट का चैप्टर है। सीधी भाषा 11th क्लास में आपने जब अकाउंटिंग पहली बार पढ़ी होगी तो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर भी पढ़ा होगा, और फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट और विथ एडजस्टमेंट्स वो इसके अंदर सारा है। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये धीरे धीरे कुछ नई टर्म से आपको जाना होगा। अभी हमने लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनल, आप सीधा जवाब दो सर, फाइनल अकाउंट्स। यस, लेवल का फर्क है। 11th 12th तक फाइनल अकाउंट, और यहाँ प्रोफेशनल कोर्स में आती है, नाम हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दीज आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी है तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सेक्शंस हैं, फॉर्मेट्स हैं, रूल्स बने हुए हैं, मन मर्जी नहीं है। आप लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे आपके एडवांस के कोर्स में, वहाँ पे कंपनीज का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब फॉर्मेट बेस्ड है। इसमें आपकी और हमारी मर्जी नहीं चलती है कि हम चाहें जैसे बना लें। सिक्वेंशली सिस्टम बना हुआ है, फॉर्मेट ड्राफ्टेड है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 129 शेड्यूल नंबर 3 पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट्स में P&L बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स, आपकी हमारी मर्जी नहीं चलती है। बट प्रोप्राइटरी फॉर्म में कोई फॉर्मेट नहीं है। ऑर्डर भलेंगे बैलेंस शीट में, लिक्विडिटी ऑर्डर और परमानेंस ऑर्डर, अदरवाइज सब चलता है। तो अभी हम जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे प्रॉफिट ओरिएंटेड में, ये केवल प्रोप्राइटरी फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन, एकांकी व्यापारी, सिंगल ट्रेडर, और एग्जामिनेशन इसका भी करीब 5 से 15 मार्क्स। छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, जिसमें केवल ट्रेडिंग अकाउंट भी मांग लेते हैं, केवल बैलेंस शीट भी पूछ लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स का भी आता है, और आप लोगों के एक क्वेश्चन की साइज 15 मार्क्स से ऊपर आती नहीं है। सीए स्टूडेंट्स के तो 20-20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों के 15-15 के 7 आते हैं। उनमें से कोई 5 करने होते हैं, 2 छोड़ने होते हैं। पहला क्वेश्चन 25 का आता है, बट उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। 10 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स, 5 मार्क्स की मैचिंग। वो पेपर में एक बार 1-2 पेपर आपको बोर्ड पे स्कैन करके और अच्छे से हम लोग स्क्रूटनी करेंगे, बता देंगे। अब आपके इस चैप्टर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपका डबल एंट्री सिस्टम, स्पेशली एडजस्टमेंट्स, ट्रायल बैलेंस के बाहर की बातें, अंदर की बातें, ये सब चीज़ नॉलेज में होनी चाहिए, जिसमें हम टाइम देंगे अलग से। चैप्टर में बाद में स्टार्ट करूंगा। आज हम खाली सिलेबस उतार रहे हैं मार्क्स के हिसाब से कि आपका टोटल कोर्स कंटेंट क्या है। कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उसका दायरा, उसका सर्कल, उसका स्कोप डिफाइन कर लेना चाहिए। सर ये पढ़ना है, ये हमारे कोर्स में है। अभी पढ़िए चैप्टर नंबर आगे लिखिए 4th, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ non-profit organizations। ब्रैकेट में एनपीओज। मेरी थोड़ी फ़ॉन्ट साइज बड़ी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरी आदत में है, क्योंकि लंबे बैठते हैं ना बच्चे, बहुत सारे 400-500 बच्चों का बीच होता था, वो दिखता नहीं है दूर वाले को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, पूछना है कुछ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में लोग बोलते हैं एनपीओ। अब
आप और हम अभी एनपीओ से घिरे हुए हैं। कभी आपने सोसाइटीज़ के नाम सुने, ट्रस्ट के नाम सुने, कोई मठ या फाउंडेशन के नाम सुने? और सबसे बड़ी बात, आज आपके जितने भी स्कूल और कॉलेजेज हैं जो अलग अलग समाज के बैनर में चल रहे हैं, ये सारे के सारे एनपीओज हैं। इनफैक्ट आप जिस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं अभी, दैट इज ऑल्सो एनपीओ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs, Indian Institute of Management IIMs, all these are NPOs. They are not profit making organizations. They are working only for the welfare of education. देश भर में उनको एजुकेशन को फैलाना, बढ़ाना है और प्रोफेशनल्स की लाइन लगानी। आज जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो लोग भी सब सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो। हर समाज ने अपने अपने स्कूल खोल रखे हैं। महेश्वरी समाज के MPS अलग है, आपके जैन समाज के सुबोध स्कूल और कॉलेजेस अलग है, खंडेलवाल समाज के अलग है, अग्रवाल समाज के अलग है। लाइन लगा के समाज ने अपने एजुकेशन को फैलाने के लिए, और इवन मिशनरी स्कूल जितने भी जो क्रिश्चियंस ने दुनिया जहाँ में खोल रखे हैं, जिनके आगे सेंट से शुरुआत होती है, सेंट जेवियर्स और सेंट एडमंड्स और सेंट सोफिया और सेंट, ये मिशनरी स्कूल्स कहलाते हैं सारे। ये क्रिश्चियंस ने दुनिया में फैलाए हैं। एजुकेशन का सबसे बड़ा फैलाव यदि किया तो क्रिश्चियंस ने, और दुनिया जहाँ में मिशनरी स्कूल खोल रखे। ऑल दीज आर एनपीओज, दे आर नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्सेज। एनपीओज वो हैं जो जन कल्याण की भावना से काम करते हैं। आज आप गणेश जी के मंदिर यदि जाते हैं, गोविंद देव जी के मंदिर यदि जाते हैं, वैष्णो देवी यदि जाते हैं, जामा मस्जिद यदि जाते हैं, कहाँ भी जहाँ भी जो आपका धार्मिक स्थल, आप देखिए सारे के सारे या तो कोई ट्रस्ट या मठ या कोई फाउंडेशन में खुले हुए हैं। और कई लोगों ने एनपीओ खोल रखे हैं आम जनता के भले के लिए। आपके फेवरेट स्टार सलमान खान का बीइंग ह्यूमन याद ध्यान है किसी को? एनपीओ है। धोनी ने भी एनपीओ खोल रखा है। कई फिल्म सेलिब्रिटीज़ ने एनपीओ खोल रखे हैं, कोई कैंसर की डिजीज़ को लेके, कोई फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके, कोई आपके किसी भी तरह का कोई ये नदियाँ जल और इनको बचाने के लेके। एनपीओज का उद्देश्य कोई न कोई तरह का जन कल्याण, लोगों को राहत पहुँचाना, रिलीफ देना, गरीबों की मदद करना, अनाथ बच्चों की हेल्प करना। आज कई ऐसे फाउंडेशन खुले हुए हैं जो जितने ऑर्फन्स हैं, अनाथ बच्चे हैं, जितने डिसेबल पर्सनस हैं, उनकी मदद करते और उनके नाम पे चल रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं। केवल नेशनल लेवल की बात नहीं। यूनिसेफ का नाम सुना है? चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए पूरी दुनिया की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रेड क्रॉस सोसाइटी नाम सुना है कभी? जिसका वो क्रॉस का फ्लैग लगा के लोग, एनपीओ है। लायंस क्लब का नाम सुना है? एनपीओ है। बहुत सारे क्लब है, बहुत सारे फाउंडेशन है। दुनिया में लाखों की संख्या में एनपीओ है। इंडिया में 1 लाख से ऊपर है। पूरी वर्ल्ड में तो पता नहीं कितने होंगे। और ये सब खुलते हैं दान धर्मादय और पुण्य और ये सब कमाने के लिए। आज रतन टाटा कितने बड़े डोनर है देश के, उसने एनपीओ खोल रखा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब गए, जाते जाते एनपीओ को अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर गए। 1 रुपया साथ में लेके नहीं गए और किसी घर वालों को देके नहीं गए। ये एक भावना है, ये लोगों का एक सेटिस्फेक्शन है दिल से कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। इस पे बेस्ड होते हैं एनपीओ। एनपीओज के लीगल फॉर्मेशंस के एनपीओ किस तरह से रजिस्टर्ड होते हैं, एनपीओ का टैक्सेशन सिस्टम क्या है, एनपीओज की ऑडिट क्यों होती है, ये सारा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि डायरेक्टली आपके इनकम टैक्स में सेक्शन 11 से शुरू करोगे आप एग्जम्प्टेड इनकम्स, सेक्शन 12, 12A, 12AA, 13, 13A, 13B, ये 11 से लेके ये पूरा चैप्टर है इनकम टैक्स में। इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये अलग से चैप्टर है। यदि आप कोई भी एक्ट पढ़ते हो तो उसका जो बेयर एक्ट होता है, ओरिजिनल एक्ट, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें चैप्टर बटे हुए होते हैं। इनकम टैक्स में 298 सेक्शन है, 298 सेक्शन 23 चैप्टर में बटा हुआ है। उसका तीसरा चैप्टर, पहला है प्रिलिमिनरी, बल्कि सेकंड नंबर आपका स्कोप ऑफ इनकम और रेजिडेंशियल स्टेटस, थर्ड नंबर है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, और चौथे नंबर से चालू होता है हेड्स ऑफ इनकम, सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 59 तक। हर कोई एक्ट इस तरह से बटा हुआ होता है। 298 सेक्शन का बंटवारा है 23 चैप्टर में, ऐसे कंपनीज एक्ट में है। तो आप जब इनकम डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, एग्जम्प्टेड इनकम पढ़ते हो तो उस समय एनपीओ की बात आती है। एनपीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ट्रस्ट क्या होता है, किस तरह का त्रिकोणीय रिलेशन, ट्रायंगल रिलेशन ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट फॉर्मेशन, ट्रस्ट की ऑडिटर, ये सब इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में हम लोग तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे। कोई क्वेश्चन सोसाइटी का आएगा, कोई क्वेश्चन ट्रस्ट का आएगा, कोई क्वेश्चन क्लब का आएगा। आज सोचो
इतने सारे एंटरटेनमेंट और हेल्थ के लिए क्लब खुले हुए हैं, रजिस्टर्ड क्लब होते हैं, और वो हर शहर में एक अपनी अलग से हैसियत रखते हैं, लोग उसके मेंबर बनते हैं। वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए भी जाते हैं, स्विमिंग के लिए भी जाते हैं, सोशल एक्टिविटी के लिए भी जाते हैं, मिलना जुलना, आपस में बातचीत करना, कल्चरल प्रोग्राम करना, इस टाइप्स। ये पूरा चैप्टर आपका है। जब इसको पढ़ेंगे आपको पूरा बैकग्राउंड इंडिया और इंडिया के बाहर इनका क्या सिस्टम्स हैं सारा समझाएंगे। एक्ट में रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, इनकम टैक्स में एग्जम्पशन कैसे मिलती है, फिर इनकी रूटीन ऑडिट कैसे होती है, ये सब। और ये इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि आपके आगे प्रोफेशन का हिस्सा है। आप जब अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे तो कुछ एनपीओज की भी आपको ऑडिट करने को मिलेगी। अगेन इस चैप्टर का वेटेज 5 to 15 मार्क्स। ये आइदर और आते हैं, दोनों एक साथ, कभी वो आ गया कभी ये आ गया, दोनों एक साथ नहीं आते। और इस चैप्टर की बात करें एनपीओ वाला, तो आपका कुछ हद तक शायद 11th क्लास में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा था, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो ही वापस पढ़ने हैं। लेकिन वहाँ के लेवल को थोड़ा पॉलिश करना है, उसको रिफाइन करना है। वहाँ क्वेश्चंस की साइज और क्वेश्चन की क्वालिटी ऐसी नहीं थी जो यहाँ होगी। यहाँ आपको दौड़ लगानी है, इनकम एक्सपेंस से रिसीट पेमेंट, रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस और रिसीट पेमेंट से बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से इनकम एक्सपेंस और रिसीट पेमेंट, चारों में यूं चक्कर घूमना है और हर एक की नॉलेज होनी चाहिए। एक्यूरल सिस्टम और कैश सिस्टम में अकाउंटिंग की थोरो नॉलेज होनी चाहिए कि सर आप कोई भी फिगर एक्यूरल पे दे दो, मैं कैश में कन्वर्ट करके बता दूंगा, कैश बुक में ये रिसीट पेमेंट में कितना आएगा, इनकम एक्सपेंस पे, उसकी समझ होनी चाहिए। और वो हम धीरे धीरे समझेंगे जब हम दोनों सिस्टम समझ चुके होंगे। अभी हाल फिलहाल आगे बढ़िए, चैप्टर नंबर 5। नंबर 5, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। Financial statements from incomplete records, और ब्रैकेट में लिख दें दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि यदि कोई बिजनेसमैन अपनी बुक्स सिंगल एंट्री पर रखेगा, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करेगा, जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएगा, बेचारे को आता ही नहीं है। आज आप पान की दुकान वाले से, ये गली मोहल्ले में थड़ी ठेले वालों से क्या उम्मीद करो कि उनको कोई डबल एंट्री सिस्टम, वो कहें काहे का डबल एंट्री सिस्टम, सर एक डायरी रखता हूँ उसमें हिसाब लिखता हूँ, मैं तो बस साल भर में जितना कमा लिया ठीक, जितना गंवाया ठीक, मुझे पता ही नहीं मेरी पोजीशन क्या है। न मैं ITR लगाता हूँ, न इनकम टैक्स की रिटर्न भरता हूँ, न मेरा कोई पैन कार्ड है, न मुझ पर कोई GST लागू होता है, काहे का घर चला रहा हूँ अपना बस। ऐसे लोग जो सिंगल एंट्री बेसिस पे अपनी डायरी, रजिस्टर या लूज पेपर, वो कल को आपसे कह दें साहब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, तो सिंगल एंट्री डेटा हमेशा इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है, उसे कंप्लीट करना पहले, और कंप्लीट करके फिर उसके फाइनल अकाउंट्स बनाने। ये चैप्टर आपके लिए एक ऐसा चैलेंज होगा जिसमें आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट फिनिश करके और उसके बाद में फाइनल अकाउंट बनाने। क्वेश्चन में बहुत सारे गड्ढे होंगे, आई मीन फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आई मीन इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होगी। इधर सेल्स गायब है, उधर परचेज गायब है, इधर कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, इधर सन्डी डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ओपनिंग कैपिटल नहीं है, इधर आपके क्रेडिटर्स को पेमेंट करता, जगह 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 गड्ढे ही गड्ढे। सर ये भी पता नहीं है, वो भी, सर क्या बनाएंगे ट्रेडिंग P&L, ट्रेडिंग अकाउंट शुरुआत करिए, सर ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है, क्वेश्चन वही गायब है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सर परचेज कैश है क्रेडिट नहीं है, सेल्स क्रेडिट है कैश नहीं है, सर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है, खर्चे हैं कुछ नहीं है, बैलेंस शीट में गया तो कैपिटल ही नहीं है, सर क्या फाइनल अकाउंट बनाओ, कैसा बेकार सा क्वेश्चन दिया है। भैया ढूंढो, इन्हीं में छुपे हुए हैं, कहीं जासूस बनो, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ छुपी पड़ी है ढूंढ के निकाल के लाओ। इस टाइप का चैप्टर होगा, चैलेंज होगा एक डबल एंट्री सिस्टम के स्टूडेंट को, अधूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना, इनकम्प्लीट को कंप्लीट करके फाइनल अकाउंट बनाना। चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, इंटरेस्टिंग होता है। 2 4 5 क्वेश्चन शुरू में करोगे, आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, बाद में कहोगे सर चलने दो, अब तो और 2 क्वेश्चन, अब तो हमें पता लग गया कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा, मुझे सन्डी डेटर अकाउंट, सन्डी क्रेडिटर अकाउंट, BR अकाउंट, BP अकाउंट, सिंगल कॉलम केस बुक, 2 कॉलम केस बुक, ओपनिंग बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, अकाउंटिंग रेशियोज, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इस तरह के करके पहले पूरा जंजाल सिखाना पड़ेगा।
तब जाके फिर क्वेश्चन होंगे। इसका भी साइज वही है 5 to 15 मार्क्स। अब ये जो 3 चैप्टर आपके कंटिन्यू है, इन तीनों का, ये 3 चैप्टर जो है 3, 4, 5, इन तीनों का जो आपका कवरेज, ये सारा फाइनल अकाउंट बेस्ड है। और तीनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पूरा बंच है फाइनल अकाउंट्स। आपके मॉड्यूल में जाओगे तो उसकी इंपॉर्टेंस इसके साथ में और है। अभी तो छठा चैप्टर वो इसके साथ में है, नंबर 6, चैप्टर नंबर 6। पार्टनरशिप अकाउंट्स। और ये आपके कोर्स का, इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर। उसका कारण शायद आपके फाउंडेशन में पार्टनरशिप नहीं थी, है ना, 12th में पढ़ी होगी कभी, और वो भी लिमिटेड। कहाँ तक? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन का कुछ पोर्शन। डिसोल्यूशन भी पूरा नहीं पढ़ा था आपके। डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी नहीं था वहाँ, पार्टनर का दिवालियापन, फर्म की इंसॉल्वेंसी, फर्म दिवालिया हो गई, फर्म ही डूब गई, बैंकरप्ट हो गई, कोर्ट्स में नहीं था। यहाँ पे आपके पार्टनरशिप फुल साइज में है, और यहीं खत्म नहीं हो जाएगी डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप के कुल मिला के आपके इसमें 7 टॉपिक दिए हुए हैं, मैं 8 कराऊंगा, क्योंकि लोगों ने मॉड्यूल में गलती कर रखी है, सीधा एडमिशन से शुरुआत कर रखी है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वो छोड़ रखा है, वो 12th के भरोसे कि आप 12th में पढ़ के आए, हम दोबारा क्यों पढ़ाएं। मैं 0 लेवल से लूंगा। पार्टनरशिप की डेफिनेशन से शुरुआत करूंगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन करता है, और एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या फर्क है, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे प्रोविजंस। फिर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, किसी भी एक फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की मेंटेनेंस, फिक्स कैपिटल इन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन, डिफरेंट मेथड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। पार्टनरशिप में चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो में बदलाव, कोई पार्टनर आया नहीं, कोई गया नहीं, बस पार्टनर्स ने रेशो बदल लिया। रिवैल्यूएशंस, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ये ऐसे कुछ टॉपिक है जो फंडामेंटल में, इंक्लूडिंग गुडविल। अब गुडविल को लेके कुछ बच्चे कंफ्यूज से रहते हैं, सर ये गुडविल बहुत दुखी करती है, वैल्यूएशन करो फिर एंट्रियां करो और एंट्रियां रटो याद करो, ऐसा कुछ नहीं है। गुडविल को यदि कोई बहुत तरीके से ढंग से समझे और समझाए ना, तो फिर सर अब तो फॉरएवर सिस्टम समझ में आ गया, रटना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वैसे शायद आप लोग ग्रेजुएशन कुछ बच्चे तो कर रहे होंगे अभी, ज़्यादातर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होंगे ना, तो आपके फर्स्ट ईयर में यदि आप एग्जाम दोगे तो वहाँ भी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपके कोर्स में। अभी इस पिछले बैच के बच्चों को मैंने अलग से गुडविल वैल्यूएशन की क्लास ली थी, बस सर वो बीकॉम में आएगा, सर आप करा दो ना, सर वैल्यूएशन ऑफ शेयर भी आएगा, वो भी करा दो ना, फिर हमें कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो उस टाइप से जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अगले साल दोगे बीकॉम के एग्जाम, उससे पहले तो हम कोर्स से फ्री हो जाएंगे, तो वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर की एक्स्ट्रा क्लास में अलग से ले लूँगा। और वैसे भी गुडविल आपके पार्टनरशिप में बहुत काम आएगी, शुरू से ही एडमिशन से शुरू हो जाएगी, जो लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ेगी। गुडविल के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे फंडामेंटल्स हम डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब पार्टनरशिप के आपके जो यूनिट्स होंगे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, conversion of partnership firm into company, sale of partnership firm to company, insolvency of partners, ये कुल मिला के 7-8 टॉपिक, ये पूरा पार्टनरशिप आपके कोर्स में है। और पार्टनरशिप का सबसे बड़ा वेटेज है आपके सिलेबस। हालांकि ठीक है, इंस्टीट्यूट मार्क्स वही दे रहा है, फिर भी हम लोग करीब इसको 10 से 20 मार्क्स में ले जाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के कई बार 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम, एक एडमिशन का आ गया, एक कन्वर्जन या सेल का या डिसोल्यूशन का आ गया। और ये सबसे बड़ा चैप्टर होगा कोर्स का, जब जरूरत होगी तब लेंगे हम। अब कुछ छोटे चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं पार्टनरशिप के बाद, जो छोटी छोटी साइज में हैं। चैप्टर नंबर 7, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम या सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, दुनिया में सिंगल एंट्री सिस्टम जब था तब तक तो कोई इशू नहीं था। डबल एंट्री सिस्टम जब आया था तो आसानी से लोगों को पता नहीं था, बहुत प्रॉब्लम आती थी, कईयों के ट्रायल बैलेंस टेली नहीं होते थे, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस ढूंढने में पता नहीं कितना टाइम जाता था, कुछ कह नहीं सकते थे।
इस समस्या को सुलझाने के लिए कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता, अकाउंटिंग मिस्टेक हो जाती है, गड़बड़ कैसे ढूंढें, मिस्टेक कहाँ से ढूंढें, इसके लिए एक सिस्टम आया था पहले, सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम, सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर्स। लेकिन वो अपने पर्पज़ में फुली कामयाब नहीं हुआ था। उसको फिर रिप्लेस करके आया था सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का बेसिक ऑब्जेक्टिव, डबल एंट्री सिस्टम में जो गलतियां रह गई, ट्रायल बैलेंस टेली नहीं हो रहा, कहाँ कुछ मिस्टेक रह गए, उसको सर्च करना, सर्च इंजन। आज जैसे कोई भी टर्म आपको सर्च करनी थी, आप गूगल पे जाके टाइप करके एंटर मारते हो, लाखों सर्च आ जाती है उस टर्म में कि साहब इस देखो इतने सारे रिजल्ट आ गए। ऐसे ही सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एक सर्च इंजन है जो गलतियां ढूंढ के लाता है और फिर उनका सुधार भी बताता है। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम को, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को यूज लेने वाला आज दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग सेक्टर। आज जितने भी बैंक है, मैं बैंक्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी दुनिया में बैंक्स है वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, वो सारे के सारे इस सिस्टम पे टिके हैं। बैंक, यस, बैंकों के सारी लेजर, सारी कैश बुक, बैंकों का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम सेल्फ बैलेंसिंग होता है, ऑटो बैलेंसिंग, अपने आप बैलेंस करता है। कहीं गलती होती है, इमीडिएट उनको इंडिकेशन मिलता है यहाँ मिस्टेक हुई है, क्योंकि सेल्फ बैलेंसिंग में बहुत सारी लेजर बनती है, सिंगल लेजर नहीं होती। एक व्यापारी अपनी बुक्स रखता है तो एक लेजर से काम चला लेता है, बैंकों में मल्टी लेजर होती है, सेविंग अकाउंट की लेजर अलग, करंट अकाउंट्स की लेजर अलग, डिपॉजिट्स की, आपके लोन्स की लेजर अलग, आरडी की लेजर अलग, एफडी की लेजर अलग, बहुत सारी लेजर होती है बैंकों में। और ये सारी लेजर एक लेजर से जुड़ी होती है जिसको जीएल कहते हैं, जनरल लेजर। कभी बैंक ऑडिट पे जाने को मिलेगा तो आपको जीएल की ऑडिट करोगे, जीएल ऑडिट करोगे, बाकी लेजर अपने आप ही ऑडिट हो जाएगी, क्योंकि वो सब उससे कनेक्टेड। ये सेल्फ बैलेंसिंग का बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया में, और कोई ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ बैलेंसिंग काम में ले नहीं ले, बैंकिंग सिस्टम सेल्फ बैलेंसिंग पे टिका है। और एक सॉफ्टवेयर किसी ने सुना हो पिनाकल के नाम से, यूएस की कंपनी का पिनाकल, पूरी दुनिया को बेचता है और वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है और वो सारा सेल्फ बैलेंसिंग बेस्ड है। आज आप जिन बैंकों में ट्रांजैक्शन के लिए जाते हो, काउंटर पे या ऑफिसर को कभी पूछना, सर ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो अकाउंट्स के लिए बैंकिंग में, सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, सीधा बोलेगा साहब ये पिनाकल है और ये सेल्फ बैलेंसिंग बेस्ड है। और एक अचंभे की बात, लोग ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस पूछ रहा हूँ मैं आपसे, एंड ऑफ द ईयर बैंक वाले रोजाना बनाते हैं, बैंक में डेली ट्रायल बैलेंस बनता है। बैंकिंग अकाउंट कोर्स में है आपके, एडवांस्ड अकाउंटिंग, वहाँ पाओगे आप। बैंक्स में रोजाना ट्रायल बैलेंस बनता है, शाम को घर जाने से पहले बैंक के ऑफिसर, बैंक का मैनेजर ट्रायल बैलेंस टेली करके जाता है, रूटीन है उनका। यदि साल में 365 में से 300 दिन बैंक खुलेगा तो 300 बार ट्रायल बैलेंस बनेगा, रोजाना ट्रायल बैलेंस बनता है इस पे बेस्ड होके। और ये आपको ट्रायल बैलेंस बनाने में कोई तकलीफ नहीं होने देता, ऑटो बैलेंसिंग सिस्टम। छोटा चैप्टर है, करीब 5 to 8 मार्क्स का इसका वेटेज, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है इसमें। सेल्फ बैलेंसिंग चैप्टर नंबर 8, रॉयल्टी अकाउंट्स। अब आप अपनी जनरल नॉलेज के बेस पे बताओ जरा, किसी को ध्यान है व्हाट इज अ रॉयल्टी? सुना तो होगा, ऐसी बात तो नहीं है। 1 by 1 बोलो। किसी की गुडविल को यूज करना, और ठीक है, और किसी का कोई राइट यूज करना, यस, किसी का राइट्स यूज करना, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, गुड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करना, गुड, टेक्निकल टर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल राइट्स। गुडविल किसी का नाम यूज करना, किसी का ब्रांड या लोगो यूज करना, सुना ही होगा। कुछ लोग रॉयल्टी बोलते हैं, कुछ लोग फ्रेंचाइजी बोलते हैं। आज आपके मैकडी है, पिज्जा हट है, ये फ्रेंचाइजी बांटते हैं दुनिया जहाँ में, है ना। रॉयल्टी उसी टाइप का एक टर्म है। रॉयल्टी इज अ फीस लेविड, रॉयल्टी इज अ चार्ज लेविड by one person from another person for using your rights, and that right could be a copyright, that could be a patent right, that could be a mining right. आप कभी किताबों में देखते हो सी लिख के और राउंड किया हुआ होता है, सी को सर्किल किया हुआ होता है और आगे लिखा होता है कॉपीराइट्स रिजर्व, ऑल राइट्स रिजर्व लिखा हुआ होता है। बेसिकली क्या है, बुक के ऑथर ने, बुक के राइटर ने, जिसने वो किताब लिखी, पब्लिशर को राइट्स दे दिए, आप इस किताब को प्रिंट करो, उसकी प्रिंटिंग करके किताबें बना के बाजार में बेचो, आप जो कमाओगे वो आपका, मुझे मेरी रॉयल्टी दे देना, मैंने जो किताब लिखने में मेहनत करी है मुझे उसका मेहनताना दे देना, दैट्स अ रॉयल्टी। कितनी किताबें बेचोगे पर बुक,
या सेलिंग प्राइस ऑफ बुक पे परसेंटेज मेरा फिक्स कर दो, आप कितने की भी किताब बेचो 20% मेरे को रॉयल्टी दे देना। 500 रुपये की किताब बेचोगे 100 रुपये मुझे दे देना, 400 आपके, उसमें आपके प्रिंटिंग का खर्चा निकाल दो, बाकी प्रॉफिट आपका। आज जितने भी पब्लिशिंग हाउस है ये ऑथर्स को रॉयल्टी देते हैं। बागमा करके मूवी देखी थी, बागमा अमिताभ की, है ना, उसमें देखो किस तरह से बर्बाद हो जाता है और घर वाले सब छोड़ देते हैं। तो वो जो बेचारा बैठ बैठ के अपनी जो जीवनी लिखता रहता है, अपना रूटीन, उसको वो कैफे वाले ने उठा के और वो किसी पब्लिशिंग हाउस को दे दिया और वो चेक लेके आता है, इतने लाख का चेक आपका। वो क्या थी? दैट वाज ए रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी। आज बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपना जो प्रोडक्शन करती है उसका जो फॉर्मूला होता है, टेक्निक होती है, वो पेटेंट एक्ट में रजिस्टर्ड होती है और उसकी पेटेंट की रॉयल्टी पे करती है। सिमिलरली माइनिंग रॉयल्टी, माइन से जितने भी मिनरल्स निकलते हैं उस पर सरकार चार्जेस लेती है, उसको रॉयल्टी कहते हैं। आपके कोर्स में यहाँ मोस्टली माइनिंग रॉयल्टी है और आपको यहाँ कोल माइन और स्टोन माइन और जिप्सम और लाइम स्टोन और जितने माइन से, जैसे राजस्थान तो माइन से भरा पड़ा है, यहाँ तो इतना मार्बल है, इतना स्टोन है, इतना लाइम स्टोन है, इतना जिप्सम है, इतना कॉपर है कि जितना पूरे देश में नहीं है कहीं। और अब तो रईसे में ऊपर वाले ने तेल के भंडार रोड दे दिए बाड़मेर में। ये क्या है? ये नेचुरल रिसोर्स, इनको ड्रैग करना, इनको एक्सट्रैक्ट करना, इनको विड्रॉ करना और उसको बेचना, सरकार कहती है इसके चार्जेस कौन देगा? नेचुरल रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हो आप। आज आपको ध्यान हो तो जो ऊपर सैटेलाइट गवर्नमेंट ने छोड़ा हुआ है उसके भी तो चार्जेस लेती है लोगों से। डीओटी लाइसेंस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, आप और हम जो नेट यूज़ करते हैं ये सारा सैटेलाइट से तो कनेक्ट है, उसके चार्जेस भी गवर्नमेंट लेती है, वो भी एक तरह से रॉयल्टी है, फीस है गवर्नमेंट, लाइसेंस का चार्जेस लेती है। ये आपके एक चैप्टर कोर्स में है जिसमें आप पढ़ोगे रॉयल्टी लेने वाला और रॉयल्टी देने वाला, रॉयल्टी पेबल एंड रॉयल्टी रिसीवेबल, जिनको कहते हैं लेसर एंड लेसी, लैंडलॉर्ड एंड लेसी। इनकी बुक्स में अकाउंटिंग क्या होती है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा है, अच्छा इंटरेस्टिंग है और मार्क्स भी कोई ज़्यादा नहीं है, उतने 5 to 8 मार्क्स का वेटेज, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता और आइदर हो रहा था कभी इसका, दोनों में से किसी का भी आता रहता है। और ये ज़्यादा लंबी साइज के चैप्टर नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 क्लास में ख़त्म हो जाता है। नंबर 9th, दैट इज हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम्स। और नाम से किसी को यदि ध्यान आया हो तो आज हमारी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा है। ईएमआई सुनते हो कभी? ईएमआई हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का तो पार्ट है। व्हाट इज ईएमआई? और बोलते जाओ, अर्ली मंथली इंस्टॉलमेंट। आप चुप रहना। और 2 जनों ने जवाब दिया अभी तक। ईएमआई पढ़ते तो इतनी बार हो नेट पे, कभी मोबाइल देखते रहते हो, कभी कुछ देखते रहते हो तो नीचे ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल, पढ़ते हो कभी? व्हाट इज ईएमआई? अब बोलो वापस। इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। कुछ लोग बोलते हैं अर्ली मंथली इंस्टॉलमेंट, कुछ कहते हैं इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, कुछ कहते हैं इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। प्रॉपर नाम है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ई का मतलब इक्विटेड, एक समान बनाई गई, नहीं कि वो पहले से इक्वल थी, इक्वल बनाई जाती है। कैसे बनती है कैलकुलेटर पे सिखाएंगे आपको। दोबारा बोलो। छोटे पार्ट्स में पे करना, बड़ी रकम आप पे नहीं कर पाते हो, धीरे धीरे चुकाना ब्याज समेत। और वो इंटरेस्ट एक समान नहीं होता, गिरता हुआ होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, प्रिंसिपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ईएमआई शेड्यूल कैसे बनता है बोर्ड पे दिखाऊंगा मैं आपको। कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करना, ईएमआई बनाना सिखाएंगे। और ईएमआई नहीं, ईवाईआई, इक्विटेड ईयरली इंस्टॉलमेंट। EQI, इक्विटेड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। इक्विटेड इंस्टॉलमेंट हाउ टू कैलकुलेट बाय द यूज ऑफ कैलकुलेटर। कंप्यूटर में तो कोई भी निकाल देगा, वहां तो आप जाके एक्सेल शीट में टाइप करके और फॉर्मूला लगा के एंटर मारो, सब निकाल देगा। कैलकुलेटर ही हमारे लिए कंप्यूटर। और अभी तो आपको कैलकुलेटर का यूज भी सिखाना है, बहुतों को नहीं आता, सारे फंक्शन काम नहीं आते आपके, काम आते क्या लेते ही नहीं। आपके कैलकुलेटर में MU का एक बटन होता है, देखा है कभी? कभी काम ही नहीं लिया, किसी ने सिखाया ही नहीं। फाउंडेशन से आगे कैलकुलेटर खरीदा तब से स्मार्टफोन वाली बात है। स्मार्टफोन हम इतने महंगे महंगे लेते हैं, एप्पल के, सैमसंग के, फला जो भी अलग अलग कंपनियों के, हम उसका 10% भी यूज़ नहीं जानते।
1000 से ऊपर फंक्शन होते होंगे, 5000 से ऊपर फंक्शन होते हैं, हमें पता ही नहीं। उसके मेन्यू में कोई यदि पूरा मैनुअल लेके बैठे करें तो पता नहीं क्या क्या फंक्शन होते। सिमिलरली कैलकुलेटर का यूज स्टूडेंट केवल जोड़ बाकी गुणा भाग, बस। अब इसके अलावा मुझे जरूरत नहीं है कैलकुलेटर, ऐसा नहीं है। जोड़ बाकी गुणा भाग हिंदी में बोलते हैं, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं ना। मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और सबसेक्शन और एडिशन, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए। तो कैलकुलेटर का आपका अलग से मैं धीरे धीरे बीच बीच में क्लास में एडिशन लूँगा, आपको बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेटर से निकालना सिखाऊंगा। कभी आपने सुना है जो प्रॉफिट सेल्स पे 20% होता है वो कॉस्ट पे 25% होता है? रट लेते हैं लोग, याद कर लेते हैं। सर 4-5% तो याद है, पूछ लो आप, बता दूंगा। फिर मैं पूछूंगा जो प्रॉफिट कॉस्ट पे 18% होता है वो सेल्स पे कितना होगा? सर ये रटा हुआ नहीं है। अरे 25 और 20 ही पूछा करो, बाकी मत पूछा करो। कैलकुलेटर से आप यूं चुटकियों में बना दोगे, ये डिवाइडेड बाई दिस इक्वल टू दिस, ये आ गया जी चेंज। एमयू का फंक्शन वो कैलकुलेट करेगा अपने आप। और इसके अलावा भी आपको एल्जेब्रा बेस 100 मान के सब चीज़ें सिखाई, क्यों? कोर्स का हिस्सा है। अकाउंटिंग, एफए आपका एडवांस्ड अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चारों में काम आता है, वो हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अभी आप लिखिए, अच्छा हायर परचेज सिस्टम हम बोल रहे थे अभी कि हायर परचेज सिस्टम इज व्हाट। अब इसमें आप कोई बच्चा कहेगा सर ये क्या बात हुई, या तो हायर ही बोल दो या परचेज ही बोल दो, ये तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। हायर पे लेने का मतलब अभी हम ओला उबर हायर करते ही है ना, और परचेज का मतलब खरीदना। सर दोनों कैसे हो सकते हैं? आइदर देयर इज अ हायर और देयर कुड बी अ परचेज। हाउ इट कुड बी हायर परचेज? यस इट इज। किसी एक असेट को इनिशियली हायर पे लेना, शुरुआत में उसको किराए पे लेके किराएदार जैसा फील लेना, और धीरे 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 उसकी कैपिटल वैल्यू टोटल पे करके मालिक बन जाना। एनी सिस्टम इन विच any asset is taken initially on hiring basis, later on it is converted into purchase, that becomes hire purchase। कैसे? पूरा एक्ट डिस्कस करेंगे। हायर परचेज का इंडिया में एक्ट बना हुआ है 1972 1972 में, हायर परचेज एक्ट 1972, प्लस इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, दोनों अलग अलग है। दोनों में लीगल डिफरेंसेस हैं, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग डिफरेंसेस नहीं है। दोनों की अकाउंटिंग सेम है, एंट्रीज सेम है, ट्रीटमेंट सेम है, थ्योरेटिकल डिफरेंस, वो सारे डिफरेंसेस आपको बताएंगे। डिफरेंस की मैं टेबल बनवाऊंगा पूरी, दो अलग अलग स्क्रीन पे। अभी आप इसके मार्क्स लिख दीजिए, 5 to 15 मार्क्स। इसके भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। नंबर 10, ब्रांच अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। कभी डिपार्टमेंटल अकाउंट का जैसे टर्म ध्यान में आता है या लिखते हैं ना, तो हम लोग थोड़ा सा हो सकता है सरकारी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर के अकाउंट। आज आप देश में बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम सुनते हैं, जाते भी होंगे कभी, बिग बाजार, डी मार्ट, अभी जियो का ट्रेंड आ रहा है पूरा, ये जियो मार्ट आ रहा है, और ऐसे ही बिग आपके शॉपर स्टॉप, नेशनल हैंडलूम, और थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे बात करो तो मेट्रो, और ज़्यादा जाओ तो कैरफोर, और ऊपर जाओ तो 7-Eleven। थाईलैंड में पूरी 7-Eleven की सीरीज़ है डिपार्टमेंटल स्टोर की। यूएस में यहाँ भी आने वाली है, बिल्कुल आने, वो तो पूरी दुनिया आएगी यहाँ पे। तो एशियन मार्केट का, एशिया का बिगेस्ट मार्केट है इंडियन मार्केट, सारे कूदेंगे यहाँ के। अमेजन देख लो ना, इनडायरेक्टली है ही नहीं, क्यों नहीं है? वो है क्या, एक डिपार्टमेंट स्टोर ही तो है, उसकी डिलीवरी डिजिटल हो रही है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी हो रही है। बाकी लोग डिफरेंट लोकेशन पे खोल रहे हैं। कल को अमेजन भी देश भर में जगह जगह लोकेशन खोल देगा। हैदराबाद में तो खोल ही दिया बड़ा स्टोर, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, और अभी हर सिटी के अंदर अपने अमेजन की डायरेक्ट डिपार्टमेंट स्टोर खोल देगा, वहाँ चीज़ें लो जाके, आप जरूरत नहीं ऑनलाइन ऑर्डर करनी। डिपार्टमेंटल स्टोर की अकाउंटिंग कैसे होती है, प्रॉफिट लॉस कैसे डिटरमाइन होता है, ये एक चैप्टर है। और उसके बाद में ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में दो फर्क होते हैं। डिपार्टमेंटल की बात करो तो एक डिपार्टमेंट स्टोर एक बिल्डिंग में मल्टी स्टोरीज में होता है और मल्टीपल प्रोडक्ट बेचता है। ब्रांच के केस में एक जगह नहीं बल्कि ज्योग्राफिकली अलग अलग जगह पे होता है और सिंगल प्रोडक्ट बेचते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना ब्रांचेस के संभव ही नहीं है, बैंकिंग बिजनेस। क्या बिना ब्रांच के बैंक चल जाते हैं? आज देख लो हजारों की संख्या।
एसबीआई का एशिया में लार्जेस्ट नेटवर्क है, एशिया का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, और जिसकी दुनिया जहां भी ब्रांचेज है 7 कॉन्टिनेंट में, 7 महाद्वीप में, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह ब्रांचेज है एसबीआई की, पूरी दुनिया में मोर देन 25,000 ब्रांचेज, लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क। बिना ब्रांच के संभव ही नहीं है कि कोई बैंक चाहे कि बस हम तो एक जगह खोल लिया बस यहीं लोग आएंगे। आपको कस्टमर के डोर स्टेप पे जाना पड़ेगा, जगह जगह गली मोहल्लों में, दो बाजारों में आपको ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी। वो बैंकिंग बिजनेस है, हम बैंकिंग बिजनेस नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ ब्रांचेज पढ़ेंगे। जितने भी कमोडिटी आर्टिकल ट्रेड वाली जो ब्रांचेज जो गुड्स आर्टिकल बेचती है, दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग। बहुत बड़ा चैप्टर है, पार्टनरशिप के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट चैप्टर है ब्रांच अकाउंट्स। पार्टनरशिप सबसे बड़ा है, ये उससे थोड़ा साइज में छोटा है, बट आप लोगों के पूरा कोर्स में नहीं है, आपके फॉरेन ब्रांच सिलेबस में नहीं है। सीए इंटर वालों का तो फॉरेन ब्रांच भी है, विदेशी ब्रांचेज, आपके केवल लोकल ब्रांचेज इंडिया के अंदर ब्रांचेज है वो कोर्स में, इसलिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन एक्सचेंज का एएस नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी मार्क्स में लिख दीजिए, इसके भी 5 to 15 मार्क्स, और दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है हर बार, कभी डिपार्टमेंट कभी ब्रांच, कभी डिपार्टमेंट कभी ब्रांच, दोनों में से एक तो श्योर आता है। नंबर 11 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आप आज देखते हैं, कभी ट्रेडिशनली पहले पुराने दशकों में, पास्ट नंबर ऑफ डिकेड्स में जो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते थे, कभी वो देखिए लाल कलर की जो किताबें भैया धागे से सिली हुई, वो बड़ी अच्छे से ऊपर कवर चढ़ा हुआ कपड़े के, उसमें पूरा येलो कलर के धागे, वाइट कलर के धागे, उनको शुद्ध हिंदी में लोग बोलते थे बहिया, और उसका बही खाता, और उसका जो सिस्टम है हम बोलते हैं इंग्लिश में डबल एंट्री सिस्टम, वो लोग बोलते हैं महाजनी बही खाता पद्धति। शुद्ध हिंदी, इंग्लिश वर्जन का हिंदी वर्जन, डबल एंट्री सिस्टम इंग्लिश वर्जन है, उसका हिंदी वर्जन है महाजनी बही खाता पद्धति, और उसमें लिखी जाती है बहियां, जमा बही, नाम बही, नकल बही, ऐसे बहियां, उनको लेजर्स, इंग्लिश में बोलते हैं लेजर्स, हिंदी में बोलते हैं बही। और वो जो लोग रखते थे उनको बोलते थे मुनीम। सुना मुनीम जी? मेरे फादर मुनीम ही थे, जयपुर के बड़े बड़े बिल्डर, और ये जो क्रेशर मशीन और इंटों के भट्टे वाले 12 से 18 फर्म्स की बुक्स लिखते थे अकेले। और आज उन लोगों को मुनीम जी की जगह क्या बोलने लग गए? अकाउंटेंट्स। और अकाउंटेंट से थोड़ा और ऊपर जाएं तो चार्टेड अकाउंटेंट्स। चार्टेड अकाउंटेंट्स बुक्स नहीं लिखते हैं, ऑडिट करते हैं, लिखी लिखाई बुक्स की जांच करते हैं। अकाउंटेंट्स बुक लिखते हैं। बेसिकली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, वही बहियां, वही लेजर्स, वही खाते यदि आप कंप्यूटर में डाल दो और कंप्यूटर सिस्टम से ऐड लेके, उससे सहायता लेके बुक्स लिखो, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है दुनिया में, इंडिया में सबसे पॉपुलर अकाउंटिंग सिस्टम इज टेली। सुना है? टेली में लोग बुक्स लिखते हैं। इधर आप जनरल एंट्री करोगे, उधर वो अपने आप उसकी लेजर पोस्टिंग, ट्रेडिंग, P&L बैलेंस शीट में इंपैक्ट दे देगा उसका। इधर एंटर मारोगे, नैनो सेकंड्स के अंदर वो उसके शक्ल ही बदल देगा बैलेंस शीट। दैट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। थ्योरेटिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल नहीं है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्री पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी बात। एंड दिस इज ओनली अ शॉर्ट नोट ऑफ 5 मार्क्स। हर अटेम्प्ट में एक छोटा सा 5 नंबर का शॉर्ट नोट आता है, वो भी चॉइस में। लास्ट चैप्टर नंबर 12, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब इसका पूरा 5-7 मिनट का डिटेल बैकग्राउंड वर्क ये सारी मैं कल बताऊंगा, क्योंकि मुझे खाली एएस नहीं, आपको इसके तीनों लेवल समझाने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंड AS इशूड बाय MCA, एंड IFRS इशूड बाय ISAB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये 3 लेवल है। अभी आप लेवल 1 पे हैं, फाइनल में लेवल 2 पे आएंगे, क्वालिफाई करने के बाद लेवल 3 पे आएंगे, तो IFRS। अभी हम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कैसे बने, क्या क्या आपके कोर्स में है,
और क्यों पढ़नी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये पूरा डिस्कशन कर लेंगे। अभी आप मार्क्स लिख दें 5 to 10 मार्क्स, कभी थ्योरेटिकल कभी प्रैक्टिकल, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 नंबर से ऊपर का कवरेज नहीं है। ये आपके 12 चैप्टर्स का पूरा सिलेबस है। कल हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं पहले आपको कुछ नंबर ऑफ डेज तक अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स, आपका डबल एंट्री सिस्टम की खास बातें, ट्रायल बैलेंस, बाहर अंदर, एडजस्टमेंट, एक्रूड, अनएड, आउटस्टिंग, नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल लॉस, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये पूरे कोर्स के अंदर छाए हुए हैं और जगह जगह आपको दुखी करेंगे। एक ही बार पढ़ा के सिस्टम खत्म, अब सर आप चलने दो गाड़ी चोरों से, फिर मुझे भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको भी नहीं आएगी। वो 10-15 दिन का एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपके फॉरएवर काम आएगा सब जगह। कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर।